Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 102 बायोसाइकोलॉजी के यूनिट 4 द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर रखा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। इट कंसिस्ट ऑल द नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें बता रखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी नर्व्स आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर ब्रांच होती है, बाहर होती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स हैं, वो जो सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर के वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जितनी भी नर्व्स है वो क्या है, पेरिफेरल नर्व्स। उन्हें वो सब पेरिफेरल नर्व्स है, इसलिए उन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। फ्रॉम देयर इट एक्सटेंड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेरियस मसल्स और ऑर्गन्स। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड हो करके जितनी भी वो सब नर्व्स हैं वो कहाँ तक जाते हैं, हमारी मसल्स तक और जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक। ये डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको आगे चलकर सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड करा गया है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उससे दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जैसे कि मैंने बताया था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन दो पार्ट्स में जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड करा गया है। और अब हम आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंडक्ट्स ऑल सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द CNS। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जितनी भी सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन है वो CNS से लेता भी है और CNS को ट्रांसफ़र भी करता है। देखो, जो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सब हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। सारी इन्फॉर्मेशन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक भी पहुंचाता है और जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, मोटर इन्फॉर्मेशन है, उन सबको CNS तक ट्रांसफर करने का काम भी इसी सिस्टम में होता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें दो मेजर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। जो कि आपको समझ में आ गया होगी। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेंसेस को रिसीव करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सबसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि जो भी हमने परसीव करा है, यानी कि हमारे सामने अगर कोई भी सीनरी है या कुछ भी है हम उसे देख रहे हैं, यानी कि हमारी आइज़ में हमारी जो आइज़ है उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करी। तो आइज़ में क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स ने हमारे ब्रेन तक, हमारे CNS तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी कि हमने कोई चीज़ देखी है। अब उसके थ्रू हम उसको जो भी रिस्पॉन्स करेंगे वो कौन करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स करते हैं वो काम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो मेजर न्यूरॉन्स हैं, दो मेजर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है, सेंसरी एंड मोटर। जो मोटर न्यूरॉन्स आर एफरेंट न्यूरॉन्स दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स थ्रू आउट द बॉडी। अब मोटर न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। जो मोटर न्यूरॉन्स उन्हें एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं और जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें अफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स में E आएगा स्पेलिंग में, एफरेंट की स्पेलिंग में EFFERENT। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसमें A, यहाँ पर बस A आएगा, वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को अफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स। और ये जो मोटर न्यूरॉन्स है इनका काम क्या होता है, दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि हमारे ब्रेन से सारी इन्फॉर्मेशन और स्पाइनल कॉर्ड से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारी मसल्स तक पहुँचाते हैं। हमारी ब्रेन के पास पहले तो सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, फिर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से, और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स जो हमारी जो मसल्स होते हैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं कि हमें अब क्या रिस्पॉन्स करना है, हमें कौन सा हैंड मूवमेंट्स करनी है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोटर न्यूरॉन्स हमारी जो बॉडी तक पहुँचाते हैं CNS से। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स। और ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए। वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यानी कि हम अपने हैंड को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, अपने लेग्स को मूव कर सकते हैं। अब नॉन वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो हो जाते हैं, जैसे हार्ट बीट है, अब हम उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हमारे लीवर सिस्टम, जो हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस हैं वो फंक्शन करें हमारी मर्जी से नहीं होते, बट हमारी हैंड मूवमेंट्स, हमारी फिंगर मूवमेंट्स, हमारे लेग मूवमेंट्स, ये सब क्या है, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स की वजह से। दस दी SNS यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम receives sensory information from the sensory organs and controls the movements of the skeletal muscles। यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, इसमें बेसिकली इस सिस्टम में हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन से, और हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं हमारे स्केलेटल मसल्स, यानी कि जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स, हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, उन सबको कंट्रोल करा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में।
अब इसी में आके है व्हेन अ प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स इज गिवन टू अ स्टिमुलस इट इज़ नोन एज अ रिफ्लेक्स। अब अपने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जो है 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जो बहुत तुरंत एक्शन होता है। जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगे तो एकदम से हमारा हाथ जो है झटके से पीछे हो जाता है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन से। व्हेन अ प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स इज गिवन टू अ स्टिमुलस इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स। जब कोई प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलस को दिया जाता है तो वो क्या है, रिफ्लेक्स। इन अ रिफ्लेक्स द नर्व इम्पल्सिस पासिस ओवर अ रिफ्लेक्स आर्क। और आपने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से होता है, जो नर्व इम्पल्सिस है वो कहाँ से पास आउट होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क में से। अब जो ये रिफ्लेक्स आर्क है इसका सेंटर भी अलग अलग प्लेसेस पर होता है, अलग अलग जगह पर होता है। इफ सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इज इन द ब्रेन, अगर रिफ्लेक्स आर्क का सेंटर ब्रेन है इट इज़ नोन एज क्रेनियल रिफ्लेक्स, तो उसे क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। वाइल इफ सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स इज इन दी स्पाइनल कोड इट इज स्पाइनल रिफ्लेक्स। अगर ब्रेन में तो उसे क्रेनियल रिफ्लेक्स कहा जाता है, और अगर स्पाइनल कोड में तो उसे स्पाइनल रिफ्लेक्स कहा जाता है। सोमैटिक रिफ्लेक्स इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। और जो सोमैटिक रिफ्लेक्स है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में। यानी कि जैसे ही सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है हमारा उसमें कोई भी रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन और मोटर न्यूरॉन्स ये आते हैं। तो जैसे हमने कोई ऐसी चीज़ देखी जो कि बहुत डरावनी थी, या फिर हमारी जो हैंड है, हैंड में जो रिसेप्टर्स है वो किसी गर्म चीज़ को टच हो गए, या फिर कुछ किसी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को टच हो गए, तो क्या होता है, एकदम से हमारा हाथ पीछे होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम अपने हाथ को पीछे लेते हैं, वापस लेते हैं। तो वो क्या होता है कि जो सोमैटिक रिफ्लेक्स है उसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल्स का। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सिकुड़ना या वापस लेना। जैसे आपका किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगे तो आपका हाथ होगा वापस होगा, पीछे होगा, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है स्केलेटल मसल्स का। तो सोमैटिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब आगे ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग द रिफ्लेक्सेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल। जब भी कोई भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई भी टेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज़ किए जाते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन फ्रॉम द नी जर्क, एंकल जर्क, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, Babinski reflex and abdominal reflex, then it is indicate of certain disease। अगर कोई भी जर्क मीन्स झटका लगना, अगर नी जर्क, एंकल जर्क और कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस, बेबिंस्की रिफ्लेक्स तो और एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, इन सब रिफ्लेक्सेस में अगर चेंज होता है, कोई भी डेविएशन होता है, तो वो क्या है, कुछ डिसीज़, सर्टेन डिसीज़ को इंडिकेट करता है। कि अगर नी जर्क में, एंकल जर्क में कोई भी डेविएशन है, कोई भी इनके रिफ्लेक्सेस में कोई डेविएशन है, तो वो क्या है, एक सर्टेन डिसीज़ को इंडिकेट कर रहा है। व्हेन द साइड ऑफ द एब्डोमेन इज टच्ड द वॉल्स ऑफ द एब्डोमेन मूव प्रोड्यूसिंग एन एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। तो ये एब्डोमिनल रिफ्लेक्स क्या है, जब जो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं इनको कैसे टेस्ट किया जाता है कि एक वुडन स्टिक या उसके आगे कॉटन लगा करके या फिर कोई भी कॉटन बर्ड लेकर के अगर हम एंकल जर्क टेस्ट कर रहे हैं, एंकल रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं तो एंकल पे, या फिर नी कर रहे हैं तो नीज़ पे, कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस तो कॉर्निस पे, और अगर हम एब्डोमेन पे कर रहे हैं, एब्डोमेन रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं, तो एब्डोमेन पर हम जिस भी पर्सन को हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसके एब्डोमेन पर हम उस कॉटन बर्ड से हम टच करेंगे, जिससे कि जो एब्डोमेन होगा वो एब्डोमेन के वॉल्स को टच करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे ही एब्डोमेन पर कोई भी कॉटन बर्ड या कोई भी स्टिक कोई भी टच होगी तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि एब्डोमेन वो अपनी वॉल्स से टच होगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। अब नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट द एफरेंट न्यूरॉन्स टू वेरियस ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हेल्प करता है एफरेंट न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करने में, जितने भी ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स हैं वहाँ तक। अब देखो ऑटोनॉमिक नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऑटोमेटिक है, यानी कि इसमें जो फंक्शंस हैं वो मोस्टली ऑटोमेटिक होते हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें ये क्या करता है कि ये सिस्टम ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एफरेंट न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करता है ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स तक। एज द नेम ऑटोनॉमिक सजेस्ट द फंक्शंस आर मोर और लेस ऑटोमेटिक। जैसे कि नाम से पता चल ही रहा है ऑटोनॉमिक, तो ये क्या हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो फंक्शंस हैं इस नर्वस सिस्टम में या तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक होंगे, या तो फुल्ली ऑटोमेटिक होंगे, या फिर लेस ऑटोमेटिक होंगे, लेकिन ऑटोमेटिक होंगे। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द इफेक्टर्स लाइक द cardiac muscles in the heart, smooth muscles of the skin and blood vessels etc। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में इफेक्टर्स को कौन से इफेक्टर्स को, जैसे कि जो कार्डियक मसल्स हैं हार्ट की,
कि हार्ट बीट को कंट्रोल रेगुलेट करना, स्मूथ मसल्स हैं जो स्किन की उनको रेगुलेट करना, ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करना, ये सब किस में फंक्शनिंग सारी किस में होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि ऑटोमेटिक है, अब हमारा हार्ट कितनी बार वो हमारा हार्ट है वो कितनी बार पंप कर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारी मसल्स हैं वो किस तरीके से इंटरनल फंक्शन कर रहे हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, सारी फंक्शनिंग ऑटोमेटिक होती है, हमारे इसमें कोई रोल नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से कुछ करेंगे। सब ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। एएनएस कंट्रोल्स द ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे कि ऑटोमेटिक फंक्शन है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो इसमें ज़्यादातर कौन कौन से फंक्शंस होंगे जो कि ऑटोमेटिक होते हैं। एएनएस कंट्रोल्स द ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उन सब मसल्स को, ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को, इन सबको कंट्रोल करता है। इट्स फंक्शंस इन्वॉल्व रेगुलेटिंग द हार्ट रेट। इसमें कौन कौन सा फंक्शन होता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करना इन द गैल ब्लैडर में, एंड यूरेनरी ब्लैडर, और जो यूरेनरी ब्लैडर है उसमें, इन सब इस सब फंक्शंस आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ANS regulates the autonomic effectors that not only help to maintain homeostasis but also restores it। जो ANS है वो क्या रेगुलेट करता है, जो ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स है उन्हें रेगुलेट करता है, और जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में। होमोस्टेसिस मैंने पहले बताया था क्या होता है, होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में और उसके साथ साथ इसे रिस्टोर करने में। होमोस्टेसिस होता है कि जब हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करके रखती है, हमारी बॉडी में इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को मेंटेन करके रखे, उसके फंक्शंस को मेंटेन करके रखे, तो वो जो एबिलिटी है हमारी बॉडी की वो है होमोस्टेसिस। वो भी मेंटेन करता है ANS, और साथ में उसे रिस्टोर भी करता है। ANS हैज़ 2 डिवीजन। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके भी आगे चल के 2 डिवीजन्स है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिफाइन करो या फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसे ही कंप्लीट डिफाइन करो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें जो ANS है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गया, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। दीज 2 डिवीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट वर्क्स इन कंजक्शन विद ईच अदर। जो ये दोनों डिवीजन्स है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है बट एक दूसरे के साथ कंजक्शन में काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल अगर मैं दूँ इसमें, when the sympathetic division works to enhance the heart rate and prepares the body to cope with the stressful situation, the parasympathetic division helps to relax it and the body to the resting state। जो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो क्या काम करता है, सिंपैथेटिक डिवीजन हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, साथ में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो क्या काम करता है, हमें रिलैक्स करने का काम करता है और हमारी बॉडी को रेस्टिंग स्टेज पे लेकर जाता है, रेस्टिंग स्टेट पे लेकर आता है। यानी कि जो सिंपैथेटिक डिवीजन हो क्या है, हमारी बॉडी में हीट भी क्रिएट करता है, हमारी बॉडी का जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालने का काम भी करता है, कोप करने का काम करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। उसकी दूसरी तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन वो क्या करता है, हमें रिलैक्स करता है। अगर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो आप रिलैक्स नहीं होते उस सिचुएशन पे, तो सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या हुआ, हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, वो हमें रिलैक्स करने का काम करती है। तो एक दूसरे के साथ ही दोनों जो डिवीजन है एक दूसरे के साथ काम करते हैं कि अगर आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो गई तो ये काम किसने करा, सिंपैथेटिक डिवीजन ने, ताकि जो आपका स्ट्रेस है वो भी कम हो। वहीं पे दूसरी तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो क्या करता है, आपकी हार्ट रेट अगर बढ़ गई तो फिर बाद में उससे आपको रिलैक्स करने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो इस तरीके से ये दोनों डिवीजन वर्क करते हैं। अब आगे हम इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन की सिंपैथेटिक डिवीजन की क्या क्या फंक्शंस है। इट इज़ लोकेटेड प्राइमली ऑन द मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉलम। सबसे पहले इसकी लोकेशन बता रखी है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉलम के मिडल में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए। अभी ये सबसे पहले फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म क्या है। फाइट का मतलब है यहाँ पे एंगर, फाइट यहाँ पे एंगर है, और फ्लाइट क्या है, फियर। यानी कि ये जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ये फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म पे रिस्पॉन्सिबल है, के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो या तो उस टाइम पे हम सिचुएशन पे हम लड़ रहे होते हैं, या फिर जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे तो हम उस सिचुएशन से भागते हैं। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, तो ये जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है ये सिंपैथेटिक डिवीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी अंडर रेस्टिंग कंडीशंस। सिंपैथेटिक डिवीजन क्या हेल्प करता है, ये डिवीजन हेल्प करता है रेस्टिंग कंडीशंस में भी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की उसको मेंटेन करने में। यानी कि रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की वो मेंटेन रहे, इस चीज़ में हेल्प करता है। दिस मीन्स that when the parasympathetic division slows down the working of the autonomic effectors, it counteracts the
its functioning by regulating the heartbeat and keeping it at a normal phase. इसका मतलब क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट पर होती है, यानी कि हम रिलैक्स कर रहे होते हैं। और रिलैक्सिंग स्टेट पर जाने के लिए क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो जो ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स हैं उन्हें स्लो डाउन कर लेता है। ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हार्ट, हमारे जो हार्ट रेट है वो, हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो, ब्लड प्रेशर, और साथ में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो फ्लो है ब्लड का, उससे, ये सारे क्या ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स हैं। और इन्हें पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या करता है, स्लो कर देता है। और अगर ये ज़्यादा स्लो गए तो उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हमारा हार्ट रेट जो नॉर्मल हार्ट रेट है अगर उससे स्लो चला गया तो क्या हो सकता है, हमारा हार्ट काम करना बंद कर सकता है, पंप करना बंद कर सकता है। तो इस वजह से जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन स्लो डाउन द वर्किंग ऑफ द ऑटोनॉमिक फैक्टर्स, इट काउंटरएक्ट्स इट फंक्शनिंग बाय रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जब ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स को स्लो कर देता है तो सिम्पैथेटिक डिवीजन क्या करता है, जो हार्ट बीट है, जो हार्ट रेट है, उसे मेंटेन करके रखता है, उसे रेगुलेट करता है ताकि वो एक नॉर्मल फेज पे चल सके। यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो हार्ट रेट को कम कर रहा होता है और जो सिम्पैथेटिक डिवीजन है वो हार्ट रेट को बढ़ा रहा होता है। इस वजह से जो हार्ट है वो क्या होता है, जो हार्ट रेट है, जो हार्ट की पंपिंग है वो क्या होती है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखते, रेगुलेट करके रखते कि एक नॉर्मल फेज बना रहे, ना बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हो जाए हार्ट रेट, ना बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हो जाए। तो ये जो सिम्पैथेटिक डिवीजन है ये इस तरीके से फंक्शन करते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है और जो सिम्पैथेटिक डिवीजन है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल मसल टोन एंड ब्लड प्रेशर अंडर यूजुअल सर्कमस्टेंसेस। सिम्पैथेटिक डिवीजन क्या करता है, नॉर्मल मसल टोन को, जो हमारा नॉर्मल मसल टोन है उससे मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है यूजुअल सर्कमस्टेंसेज में, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें। अब आगे, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंज आता है, इट सर्व्स एज एन एमरजेंसी रिस्पॉन्स टू कोप विद द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। जब भी कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आता है, कोई ऐसा चेंज जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, तो जो सिम्पैथेटिक डिवीजन है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स करता है हमारी बॉडी को कि वो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बच सके, कोप कर सके अपने आप को, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। इट हेल्प्स द पर्सन और एनिमल टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। जैसे कि हमने पहले से पढ़ रखा कि सिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि ये हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचा करके रखता है ताकि हम जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उससे डील कर सके, इसमें हेल्प करता है एनिमल्स को भी और किसी ह्यूमन को भी। इन स्ट्रेस द सिम्पैथेटिक डिवीजन बिकम्स वेरी एक्टिव। स्ट्रेस वाली सिचुएशन में जो सिम्पैथेटिक डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है एंड स्टार्ट सेंडिंग इट्स इम्पल्सेस वेरी रैपिडली टू डिफेंड द बॉडी। और जो बॉडी है उसको इम्पल्सेस सेंड करना स्टार्ट कर देता है बहुत जल्दी जल्दी, ताकि हमारी जो बॉडी है वो डिफेंड हो सके स्ट्रेस सिचुएशन से। अब आगे क्या है इसमें, इट आल्सो स्टिमुलेट्स द एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट कर देता है टू प्रोड्यूस एपाइनेफ्राइन, एपाइनेफ्राइन को प्रोड्यूस कर सके ताकि, एंड नोरेपेनेफ्राइन, और नोरेपेनेफ्राइन को भी स्टिमुलेट करता है, विच हेल्प्स टू एनहेंस हार्ट रेट, जो कि हार्ट रेट को एनहेंस करता है, ब्लड शुगर लेवल को एनहेंस करता है, एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल्स टू डील विद स्ट्रेस। सिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और ये एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है कि एपाइनेफ्राइन और नोरेपेनेफ्राइन, ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एपाइनेफ्राइन और नोरेपेनेफ्राइन, इनको प्रोड्यूस करता है। और ये दोनों किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं हार्ट रेट को इनहेंस करने में, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में, और इंक्रीज़ करते हैं ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो जल्दी जल्दी हो, हमारे हार्ट को जल्दी जल्दी ब्लड मिले, हमारे ब्रेन को जल्दी ब्लड मिले, स्केलेटल मसल्स को ब्लड मिले, ताकि हम स्ट्रेस से डील कर सके, ताकि हम जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे डील कर सके। आगे, बट नॉट ऑल ऑर्गन्स आर स्टिमुलेटेड बाय सिम्पैथेटिक डिवीजन, लेकिन सारे ही ऑर्गन स्टिमुलेट नहीं किए जाते हैं सिम्पैथेटिक डिवीजन में। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, excretion from the body is not active during stressful situations. डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन, एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रेशन वाली जो प्रोसेस होते हैं कि वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में है वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाएंगे, ये जो प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाती है, ये रुक जाती है उस सिचुएशन पे जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे होते हैं। इनफैक्ट दीज सिस्टम टेंड टू स्टॉप्ड और इनहेबिटेड इन सच सिचुएशंस। हालांकि ये जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक्सक्रेशन वाला सिस्टम होता है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसमें रुक जाता है, स्टॉप कर देता है काम करना। बट व्हेन देयर इज एक्सेसिव एंजाइटी, लेकिन जब बहुत एक्सेसिव लेवल पर एंजाइटी हो जाती है, देन देयर इज एन अर्ज टू एम्पटी द ब्लैडर और बाउल्स।
लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पर एंजाइटी हो जाती है तो एक अर्ज होती है कि जो ब्लैडर है उसे खाली कर दिया जाए, जो बाउल्स है उन्हें खाली कर दिया जाए। तो उस टाइम पे आपने कभी नोटिस करा होगा कि दो तरीके की सिचुएशंस आ जाती हैं। दो तरीके के लोग होते हैं जिनके साथ क्या होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनको, तो क्या होता है उनका डाइजेशन बिल्कुल बंद हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से क्या होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बंद कर देता है काम करना। और दूसरी तरफ ऐसा होता है जब कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए होते हो, उस टाइम पे क्या होता है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए भी होते हो। तो ये क्या होता है, ये वाली सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, या तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंजाइटी की वजह से हमारे अंदर एक अर्ज होता है कि हम ब्लैडर को एम्प्टी कर दें या फिर बोल्स को एम्प्टी कर दें। तो ये होता है सिंपैथेटिक डिवीजन में। अब आगे है द स्वीट ग्लैंड्स, द एड्रेनल ग्लैंड्स, द मसल्स दैट इरेक्ट द हेयर्स ऑफ द स्किन एंड द मसल्स दैट कंस्ट्रिक्ट द वेसल्स आर ओनली स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक डिवीजन। जो स्वीट ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं और जो मसल्स हैं जो कि हमारी बॉडी, जो हमारी स्किन के हेयर्स को इरेक्ट करती हैं, ये सब क्या है, ये सब किसके अंदर आते हैं, इस सिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर आते हैं। एंड द मसल्स दैट कंस्ट्रिक्ट द वेसल्स, और वो मसल्स जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, आर ओनली स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक डिवीजन्स। और ये जो सारे फंक्शंस हैं स्वीट ग्लैंड्स के, एड्रेनल ग्लैंड्स के, और जो हमारी स्किन से हेयर इरेक्ट होते निकलते हैं, जो हमारी स्किन से हेयर, वो ये सारे जो स्टिमुलेशन है किसके अंदर आते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर ही आती हैं। तो ये था सिंपैथेटिक डिवीजन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब लास्ट है फंक्शंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ये छोटा सा ही है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के क्या क्या फंक्शंस हैं। द न्यूरॉन्स ऑफ दिस सिस्टम आर लोकेटेड टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉलम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन। देखो सिंपैथेटिक डिवीजन में हमने पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, स्पाइनल कॉलम के मिड में, स्पाइनल कॉलम के बिल्कुल मिड में। जैसे कि ये स्पाइनल कॉलम है, इसके मिड में क्या है, सिंपैथेटिक डिवीजन, और इसके टॉप पार्ट में और बॉटम पार्ट में क्या है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। दोनों साइड क्या है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो ये था सिंपैथेटिक डिवीजन कहाँ आता है, स्पाइनल कॉलम के मिड में, और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कहाँ पर आता है, टॉप और बॉटम में, स्पाइनल कॉलम के टॉप और बॉटम में। आगे इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रेनियोसैक्रल सिस्टम बिकॉज इट कंसिस्ट क्रेनियल नर्व्स एंड नर्व्स फ्रॉम द सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि हमने पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसमें पढ़ा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड को कई पार्ट्स में डिवाइड करा होता है कि जो अपर पार्ट होता है उसे सर्वाइकल रीजन कहते हैं, फिर थोरेसिक रीजन, ऐसे करके एक सैक्युलर रीजन आता है। इस वजह से जो ये रीजन है, ये जो सिस्टम है, इसे क्रेनियल सैक्युलर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स आती है इसके अंदर, एंड नर्व्स फ्रॉम सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, और जो नर्व्स है सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड की वो भी इसके अंदर आती हैं। इस वजह से इसे क्रेनियोसैक्रल सिस्टम भी कहते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज एक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो ज़्यादातर एक्टिव ही रहता है, एंड कंट्रोल्स वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी इन नॉन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। और जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं आती उस टाइम पे जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो मेनली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में एक्टिव होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो जब कोई भी जो भी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग होती है उन सब में इन्वॉल्व होता है। जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं होती उन सब में इन्वॉल्व होता है। जब सब कुछ ठीक होता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, जब ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन अपने फंक्शंस करता है, उन सब फंक्शंस को कंट्रोल करता है। The activities of sympathetic division are replaced by the parasympathetic division when the stress is over. जब स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है उस टाइम पे क्या होता है, सिंपैथेटिक डिवीजन अपना वर्क कर रहा होता है, अपनी फंक्शनिंग कर रहा होता है, और जैसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशंस खत्म हो जाती है, वो ओवर हो जाती है, तब क्या होता है, वो सारे फंक्शंस कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। उन सबको रिप्लेस कर दिया जाता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द बॉडी सिस्टम एंड ब्रिंगिंग दैम बैक टू अ रेस्टिंग स्टेट। जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है उसमें कहते हैं हार्ट रेट बढ़ जाती है, जो ब्लड फ्लो वो बढ़ जाता है, सारी जितनी भी ऑटोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जितने भी, उन सबको क्या करता है, बढ़ा देता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज कर देता है। तो जो ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है ये क्या करता है, उन सबको वापस से एक नॉर्मल स्टेट पर लेकर के आता है, रेस्टिंग स्टेट पर हमारी जो इफेक्टर्स हैं उन सबको लेकर के आता है, एंड रिस्टोरिंग द बॉडी टू नॉर्मल फंक्शनिंग। और जो बॉडी होती है उसको नॉर्मल फंक्शनिंग में लेकर आता है आफ्टर अराउजल के बाद। इट प्रोड्यूसेस
एसिटाइलकोलिन, ये एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर उसे प्रोड्यूस करता है, दैट रिड्यूसेस द हार्ट रेट, जो कि हार्ट रेट को रिड्यूस करता है। सिंपैथेटिक डिवीजन में एपाइनेफ्राइन और नॉन एपाइनेफ्राइन इन न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन, जी एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि हार्ट रेट को रिड्यूस कर रहा है एंड ब्रिंगिंग इट टू अ नॉर्मल लेवल, और इसे नॉर्मल लेवल पर लेकर के आते हैं। एंड ऑल्सो टेंड्स टू इम्प्रूव द डाइजेशन बाय स्टिमुलेटिंग द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और इसी के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट किया जाता है ताकि जो डाइजेशन है उसे भी इम्प्रूव किया जा सके। लास्ट स्लाइड। इट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिस्टम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है कि ये जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें इन्हेंस करता है, उन्हें बढ़ा देता है कि जो इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटीज़ हैं इंटेस्टाइन सिस्टम की वो बढ़ जाएं, वो एक्टिविटीज़ बढ़ जाएं, ताकि जो एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके हमारी बॉडी की। जो हमारा स्टमक है, जो हमारा डाइजेशन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि वो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से उसे निकाल देता है। अगर हमारी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, हमारी बॉडी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। तो एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसे इन्हेंस कर दिया जाता है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन रीस्टोर्स द एनर्जी, जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो एनर्जी को रीस्टोर करता है, क्योंकि सिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि हमारी जो हार्ट रेट है, ब्लड फ्लो, ये सब क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो उसकी वजह से क्या होता है हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है, उसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, ज़्यादा लगती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो हमें रेस्टिंग स्टेट पर लेकर के आता है, जिससे कि हमारी जो एनर्जी है वो रीस्टोर हो रही होती है उस स्टेट में। जब हम आराम करते हैं तो उस स्टेट में क्या होता है हमारी एनर्जी रीस्टोर हो रही होती है। दैट इज़ बर्नड बाय द सिम्पैथेटिक डिवीजन, जैसे कि मैंने कहा कि जो सिम्पैथेटिक डिवीजन में बर्न हो जाती है। दस इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईट ड्रिंक एंड रेस्ट सिस्टम। इस वजह से इसे खाओ पियो आराम करो वाले सिस्टम को, इस वजह से इसका नाम खाओ पियो आराम करो सिस्टम भी है, ईट ड्रिंक एंड रेस्ट सिस्टम। और इसी के साथ हमारी ये यूनिट कवर हो गई है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और अपना कमेंट ज़रूर लिख करके दो, अपनी फीडबैक ज़रूर लिख करके दो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।